हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 4 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और इसके जो बाकी सेगमेंट है उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेक्शंस को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नागालैंड से रिलेटेड है, जिसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो नागालैंड के बारे में अगर जैसे हम समझे तो ये जैसे नागालैंड का मैप है, तो इस पे जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे टच करता है, और उसके अलावा असम जो है यहाँ पे टच करता है, और मणिपुर जो है इस रीजन में टच करता है। उसके अलावा जैसे ये ईस्टर्न साइड का जो रीजन है, यहाँ पे जो म्यांमार है उसका एक सगाइंग रीजन है वो यहाँ पे टच करता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो नागालैंड है उसके साथ में इंडिया के 3 स्टेट जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं। और नागालैंड के लिए 1963 में 1963 में एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 371A। इस आर्टिकल के अंदर जो नागालैंड है उसके लिए कई सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो नागालैंड है वो म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि नागालैंड जो है वो 2 इंडियन स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये दिया गया कि आर्टिकल 371 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें नागालैंड के लिए कई स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ए होल के जो इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज के लिए वो जो पोएटिक एक्सीलेंस जो है उसके लिए काफ़ी अच्छे क्लासिक एग्जाम्पल्स इनको माना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये किस डायनेस्टी, किस वंश से रिलेटेड है। ए होल जो कि कर्नाटक स्टेट में है, वहाँ पे बेसिकली इंडिया की जो आर्किटेक्चर है उसके लिए उसको काफ़ी अच्छी तरीके से जाना जाता है। ये जो ए होल है ये बेसिकली जो चालुक्यास जो थे उनकी एक फर्स्ट कैपिटल थी, जहाँ पे कई सारे टेम्पल्स चालुक्यास के द्वारा बनाए गए थे 6th सेंचुरी के पीरियड में। अब यहाँ पे कई सारे वैसे तो इंस्क्रिप्शंस हैं ही, बट यहाँ पे एक सबसे मेन है वो है मेगुडी टेम्पल, जिसको कि ए होल इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली चालुक्यास का काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है, मेगुटी का टेम्पल। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं वो संस्कृत और कन्नड़ दोनों स्क्रिप्ट में यहाँ पे कई सारे इंस्क्रिप्शंस इस टेम्पल में लिखे गए हैं। उसके साथ साथ जैसे हर्षवर्धना के द्वारा जो पुलकासेन सेकंड थे उनको डिफीट करा था, उनको हराया था, उसके बारे में भी इन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ पल्लवाज के ऊपर जो चालुक्याज की जो विक्ट्री हुई थी, जो जीत हुई थी, उसके बारे में भी मेंशन है। और उसके साथ साथ जैसे पुलकासेन्स के द्वारा जो ऐहोल से बादामी तक जो कैपिटल शिफ्ट किया गया था उसके बारे में भी इन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। चालुक्याज की जो डायनेस्टी थी उससे ही रिलेटेड है ऐहोल्स के जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो डेब्ट होती है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ये जो 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इनमें से जो ये सारे जो कंपोनेंट हैं जो कि बेसिकली जो जनरल बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके कंपोनेंट है, इनमें से किस कंपोनेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस डेब्ट का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जैसे कोई भी डेप्ट जब ली जाती है तो उसका मतलब होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट जो है उसके पास में लायबिलिटी होती है उन लोन्स को वापस पे करने की। जब लोन्स लिए जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी आता है। जो ये लायबिलिटी होती है इसको बेसिकली जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे इसको तो रिकॉर्ड कर लिया कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, बट उसके साथ साथ जैसे कई सारी जो डेब्ट होती है उन सब पे गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरेस्ट है उसको भी पे किया जाता है। तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है उसको क्लासीफाई किया जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो बेसिकली ये दोनों हैं, जैसे 2 एंड 3 जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों जो है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं कोई भी डेब्ट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है, क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो
क्लासिफाई की जाती है इसके अंदर, और जो कैपिटल रिसिप्ट है उसके अंदर जो डेब्ट होती है, जो लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे क्लासिफाई की जाती है। तो जब भी डेब्ट ज़्यादा होगी तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी तो भी इन दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, 2 एंड 3 ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। उनके यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं, जैसे वेदांता कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट, हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन और ब्रह्म समाज का फाउंडेशन। उसके अलावा उनके द्वारा एक लिखी गई थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो इन चारों को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, सबसे पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरीके से। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि 1809 में, 1809 में पर्सियन में जो राजा राम मोहन राय थे उनके द्वारा एक लिखी गई थी, उनका फेमस वर्क है जिसको कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली उनके द्वारा ये आर्ग्यू किया गया है कि जो सिंगल गॉड है उसकी ही वर्शिप की जानी चाहिए, ना कि मैं कई सारे गॉड्स में बिलीफ रखना। उसके अगेंस्ट में बेसिकली उनके द्वारा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट किए गए। उसके बाद 1817 में, 1870s में उनके द्वारा जो डेविड हेयर थे उनको असिस्ट किया गया था, जिससे कि जो हिंदू कॉलेज है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, उसका फाउंडेशन किया जा सके। उसके बाद आता है 1825, 1825 में उनके द्वारा वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें बेसिकली इंडियन लर्निंग के कोर्सेज भी अवेलेबल थे, बट उसके साथ साथ जैसे वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेज जो थी उन सब से रिलेटेड कोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी वेदांता कॉलेज में कराई गई थी 1825 में, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1829 में, 1829 में उनके द्वारा बेसिकली एक रिलीजियस सोसाइटी जिसका नाम ब्रह्म सभा था उसको इस्टेब्लिश किया गया, फिर बाद में जाके उसका नाम ब्रह्म समाज हो गया था। ओके, जिसका मेन मकसद ये था कि जो हिंदुइज्म जो है उसको प्योरीफाई किया जाए, उसके साथ साथ जैसे मोनोथिज्म जो होता है, मतलब कि सिंगल गॉड की वर्शिप करना, उसको भी प्रीच इस सभा के अंदर किया गया था। तो अगर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखें तो सबसे पहले आएगा फोर्थ, ठीक है, जो कि 1809 में हुआ। उसके बाद में आएगा सेकंड, ठीक है, हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन जो कि 1817 में हुआ। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आएगा फर्स्ट, जो कि 1825 में हुआ। और लास्ट में आएगा ब्रह्म समाज जो कि 1829 में हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, 4213। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पावर प्लांट्स के बारे में है। यहाँ पे जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो होते हैं जिन सब से पॉल्यूशन जनरेट होता है, तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जैसे फ्लू गैस डिसल्फराइजर है, कैटालिस्टिक रिड्यूसर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है, इन सब में से किस किस इक्विपमेंट का यूज़ जो पॉल्यूशन होता है उसको चेक करने के लिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में किया जाता है? तो फ्लू गैस डिसल्फराइजर या फिर फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का जो प्रोसेस होता है जिसको FGD के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बेसिकली जो SO2 होती है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, उसको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो कि जैसे फॉसिल फ्यूल के जो पावर प्लांट्स होते हैं उनकी फ्यूल गैसेस से एग्जॉस्ट के रूप में ये निकलती हैं और बाद में इनको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एक है कैटालिस्टिक रिडक्शन या फिर कैटालिस्टिक रिड्यूसर्स, जिसको कि CR सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली एक पोस्ट कंबशन सिस्टम है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कैटलिस्ट के रूप में एक कैटलिस्ट बेड यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ एक रिडक्टेंट एजेंट, मतलब कि लिक्विड टाइप का जो रिडक्टेंट एजेंट है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कि NOx टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन सब का यूज़ किया जाता है, जिससे बेसिकली डाई एटॉमिक नाइट्रोजन मतलब कि N2 और जो वाटर वेपर होती है मतलब H2O, इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है इस कैटालिस्टिक रिड्यूसर के प्रोसेस में। और इनके अलावा एक थर्ड और है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको कि ESP के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली एक फिल्ट्रेशन का डिवाइड है, मतलब कि जैसे जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, स्मोक्स होती है, जो कि फ्लोइंग गैसेस जो यूज़ की जाती हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में, उन सब से ये पार्टिकल्स निकलते हैं। इन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो ESP प्रोसेस है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं इन सब का यूज़ पॉल्यूशन को चेक करने के लिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसोल्स के बारे में, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एरोसोल मतलब कि जैसे सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब काफ़ी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होती हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं या फिर उसके अलावा किसी और गैस में प्रेजेंट होती हैं, उन सबको एरोसोल के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती हैं, नेचुरल
एरोसोल्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉग है, मिस्ट है, डस्ट है, इस टाइप की जो एरोसोल्स होती हैं उन सबको नेचुरल एरोसोल्स के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दूसरा टाइप इनका होता है एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स, जो कि जैसे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं या फिर स्मोक जो होती है, इस टाइप की जो एरोसोल्स होती हैं उन सबको एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स के नाम से जाना जाता है। और इनमें से कुछ एरोसोल्स जो होती हैं जैसे ग्राउंड अप रॉक्स जो होती हैं उनसे जो डस्ट निकलती है उस टाइप की होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर्ड की होती हैं और कुछ बिट लिटिल बिट रिफ्लेक्टिव भी होती है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि जैसे सन की लाइट अगर उन एरोसोल पे पड़ती है तो वापस से वो जो सन की लाइट उन पे पड़ती है वापस से वो उसको बाउंस बैक कर देती है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि जो हीट उनसे अर्थ के सरफेस पे आनी चाहिए थी वो प्रिवेंट हो जाती है। अब यहाँ पे इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है कि कुछ एरोसोल्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्टिव होती हैं, मतलब कि जो सन की लाइट जब उन पे पड़ती है तो वो उसको वापस से बाउंस बैक कर देती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ एरोसॉल सी होती हैं, सभी नहीं होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे मिस्ट, डस्ट, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट और स्मोक जो हैं ये सब एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल्स के एग्जाम्पल हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, मिस्ट, डस्ट जो हैं ये दोनों नेचुरल एरोसॉल्स के हैं और जो पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट और स्मोक जो हैं ये एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट ही है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया के द्वारा किन के साथ में, जैसे कई सारी कंट्रीज जो उनके एसोसिएशन के साथ में इनको बनाया गया है या फिर साइन किया गया है। तो इनमें से जो करेक्ट पेयर है उसको हमें यहाँ पे चूज करना है। तो एक एक करके अगर हम बात करें, जैसे कोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो बेसिकली इंडिया और भूटान का एक जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको अभी रिसेंटली साइन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड हाफ है वो कंप्लीट होगा 2025 में, 2025 में ये इसका जो सेकंड हाफ है वो कंप्लीट होगा। और ये फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और भूटान के बीच में है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे यहाँ पे है मैंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली जॉइंटली अगस्त मंथ में 2019 मतलब लास्ट ईयर अगस्त मंथ में ये जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया था इंडिया और भूटान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 720 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। उसके अलावा यहाँ पे एक और है, देख, राहु घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली नेपाल में है। इसको इंडिया की एक जो स्टेट रन इंजीनियरिंग फर्म है जिसको कि BHEL के नाम से जाना जाता है उसके साथ में और नेपाल के साथ में इस प्रोजेक्ट को साइन बेसिकली किया गया है। उसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान का जो फ्रेंडशिप डैम है जिसको कि AIFD के नाम से जाना जाता है, इंडिया अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसको पहले सालमा डैम के नाम से जाना जाता था, जो बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन का डैम प्रोजेक्ट था जो कि चिश्ती शरीफ जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि हेरत प्रोविंस है, जैसे कि अफगानिस्तान जो है उसके वेस्टर्न पार्ट में एक प्रोविंस है जिसका नाम है हेरत प्रोविंस, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है हरी रिवर, उस रिवर पे ही इस प्रोजेक्ट को लोकेट किया गया है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट पेयर देखें तो फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट जो है वो भूटान में है। उसके अलावा सेकंड सही है, सेकंड भी भूटान में। और थर्ड यहाँ पे देखें तो राहु घाटा वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बांग्लादेश के साथ में नहीं, नेपाल के साथ में। और जो सालमा डैम प्रोजेक्ट है ये अफगानिस्तान के साथ में है। तो बेसिकली 2 and 4 आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली BBB, मतलब कि बैंक्स ब्यूरो बोर्ड या फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 2016 में 2016 में सेटअप किया गया था, जिसको बेसिकली RBI के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई थी, PJ नायक कमेटी, उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, जिससे कि जो PSBs जो हैं मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये मेन मोटिव था उस PJ नायक कमेटी को इस्टेब्लिश करने का। उसके द्वारा ही जैसे जो भी PSBs हैं उनके गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो BBB है मतलब कि बैंक्स ब्यूरो बोर्ड या फिर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है उसको सेटअप करने की बात की गई। और इस ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का जो इंद्रधनुष प्लान है उसका ही एक पार्ट था। इसके द्वारा
इससे पहले अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट होती थी, उसको रिप्लेस करके जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली जो भी स्टेट ऑन लैंडर्स हैं उन सबको गवर्नेंस करने के बारे में बात की जाती है। उसके अलावा जैसे टॉप लेवल जो बैंक अपॉइंटमेंट्स होती हैं या फिर असिस्टिंग बैंक्स जो होती हैं, जिनकी कैपिटल रेज करने के जो प्लान्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, उन सब के बारे में बात की जाती है। उन सबको डील करने का, इम्प्रूव करने का जो मेन काम है वो BBB के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ पे बोल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए BBB को सेटअप किया गया था। BBB जो है उसके फंक्शंस के स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जैसे टॉप लेवल बैंक अपॉइंटमेंट जो होती हैं उनकी एडवाइस BBB के द्वारा दी जाती है। उसके अलावा थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जो भी एडुकेट कैपिटल होती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है, उस सब को मतलब कि बैड लोन्स के साथ में बेसिकली डील करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं उन सबको जो एडिक्वेट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड कराने का काम बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा कराया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की जो कैपिटल के बारे में बात जो है, कैपिटल प्रोवाइड कराने के बारे में बात जो है वो इसमें नहीं की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और करेक्ट आंसर विल बी बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैंगवार्ड बैंक और स्कारबोर्ग जो सोल है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे अभी रिसेंटली। तो ये दोनों जो हैं किस रीजन को बिलोंग करते हैं? तो वियतनाम के द्वारा अभी रिसेंटली हुआ कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन बढ़ा था साउथ चाइना सी के रीजन में। वहीं पे बेसिकली जो वैंगवार्ड बैंक है वो लोकेटेड है और जो स्कारबोरो जो सोल है वो भी वहीं पे लोकेटेड है। तो वियतनाम के द्वारा जो चाइनीज़ अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था वैंगवार्ड बैंक में, उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की गई थी। तो इस वजह से बेसिकली ये दोनों जो जगह हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, जो कि साउथ चाइना सी के रीजन में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली निक्षय पोषण योजना जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी उससे रिलेटेड है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो निक्षय पोषण योजना जो कि एक बेसिकली वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि जो TB के पेशेंट होते हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उन सब के लिए इस योजना को चलाया गया था। इसमें बेसिकली इसको डेवलप किया गया है जो CTD है, मतलब कि सेंट्रल TB डिवीज़न जो है, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। उसके साथ में और जो NIC है, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और WHO का जो इंडिया में ऑफिस है, इन तीनों के द्वारा कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया था। इसमें बेसिकली जो भी हेल्थ फंक्शनरीज जो हैं कई सारे लेवल्स पे पूरी कंट्री में, जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन सबको अपने केसेस इस स्कीम के अंडर रजिस्टर किए जाते हैं, जिससे कि उनको जो टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जो केयर की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब चीज़ों की यहाँ पे अवेलेबिलिटी कराई जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ये बेसिकली नेशनल लेवल का TB को एलिमिनेशन करने का एक प्रोग्राम है। ओके, सो यही थे UPSC प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 4 के क्वेश्चंस। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।